नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। 4 साल कमोडिटी में माला माल, 4 साल हमने पूरा कर लिया। हमारे लिए बेहद ही खास समय है क्योंकि इतने सालों में हमने काफ़ी अपने व्यूअर्स भी जुटाए हैं, अनगिनत यादें भी हैं, मिलियंस व्यूज़ भी आए हैं और लगातार हम पिछले 1 साल से यूट्यूब पे नंबर 1 भी हैं और कमोडिटी मार्केट में तमाम लगातार नए व्यूअर्स को हम जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड का जो प्रदर्शन है पिछले 4 साल में वो ज़बरदस्त रहा है। पिछले 4 साल में सोने ने 150% से ज़्यादा और पिछले 4 साल में चांदी ने 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी का प्रदर्शन पिछले 4 साल में 40-42% के आसपास का रहा है और वो 50% से कम का पिछले 4 साल में रिटर्न बैंक निफ्टी का भी रहा है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न हमने बुलियन में देखा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ चिराग मेहता हैं, फंड मैनेजर हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी, आपने एक अहम दिन हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को, जो भी गोल्ड के खरीदार हैं, गोल्ड के इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके तरफ से गोल्डन मैसेज क्या है सर? पहले तो विश्व मोहन जी, आपको 4 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आपका बहुत शुक्रिया चैनल सर, इसी तरह बहुत बहुत बढ़ता शुक्रिया, रहे। बहुत बहुत और शुक्रिया। दर्शकों को आई थिंक गोल्ड में जिसने भी इन्वेस्ट किया है आज एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, उनके पोर्टफोलियो काफी अच्छा करते होंगे जिन्होंने एलोकेशन किया है गोल्ड में। और अगर यही बात निकल के आती है कि गोल्ड में अगर एलोकेशन करके रहें, आप अगर 15-20% एलोकेशन गोल्ड में बना के रखे हैं, तो कभी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं आया है गोल्ड के थ्रू। जब भी मार्केट ने अच्छा नहीं किया है, गोल्ड ने अच्छा किया है। और जब भी अनसर्टनिटी का माहौल है, गोल्ड ने पोर्टफोलियो में एक चमक लाई है। सो ओवरऑल गोल्ड में एलोकेशन बना के चलिए। यहाँ से भी प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं गोल्ड में। अब तक जो बुल मार्केट हमने गोल्ड में देखा है, उनके जो अभी फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर कोई भी नहीं पड़ रहे हैं, अभी भी उतनी ही मजबूती से गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें आगे जाके भी यही लग रहा है कि ये फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट देते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, गोल्ड को आगे भी सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये करंट लेवल सही आपको लग रहा है क्या चिराग, या अभी वेट करना चाहिए? थोड़ी गिरावट की संभावनाएं वे आपको दिख रही है क्या? देखिए, कोई भी एसेट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। मगर आज एलोकेट करना कि नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि आपका एलोकेशन आज गोल्ड में कितना है। अगर आपके पास कुछ भी एलोकेशन नहीं है गोल्ड में, अगर आपने पूरी रैली मिस कर दी है, तो भी आप आज एलोकेट कर सकते हैं। और सिंपल तरीका होता है, जैसे पिछले समय में कोई भी ऑस्पिशियस दिन आता है, जैसे दशहरा है या धनतेरस है, तभी लोग गोल्ड बाय करते थे। वो एक गोल्ड का SIP इन्वेस्टमेंट होता था, सिस्टमैटिक वे में कोई भी अच्छे दिन पे आप सोना बाय करते थे। उसी तरह आज अगर आपका एलोकेशन गोल्ड में नहीं है, तो 50% एलोकेशन आज कर लीजिए आज के भाव पे। क्योंकि मैंने कहा, जैसे अभी भी जो फैक्टर्स गोल्ड को मजबूती दे रहे हैं, वो अभी आज भी उतने ही स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से आपको एलोकेशन करना चाहिए। और अगर बाकी का 50% आप 6 महीने 1 साल में एवरेज कर लीजिए SIP के थ्रू। सो आई थिंक अगर एलोकेशन है तो रुक सकते हैं थोड़ा करेक्शन के लिए। मगर अगर एलोकेशन नहीं है, तो आज 50% आज कर दीजिए। और 50% अगले 1 साल 6 महीने में आप उनको SIP के दौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है यहां से क्या ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला है, गोल्ड या सिल्वर? किसकी चाल ज्यादा यहां से मजबूत दिख रही है आपको? सो आई थिंक ग्लोबल कंडीशंस के हिसाब से आई थिंक ये एक टाइम है जहां पे इक्विटी या गोल्ड कहने के बजाय आपको कहना चाहिए कि इक्विटी और गोल्ड। सो आप दोनों की जरूरत है पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म में इक्विटीज ने आपको इंक्रीमेंटल वेल्थ बनाने में मदद की है, उनके रिटर्न्स लॉन्गर टर्म में ज्यादा बेटर होते हैं।
एज कम्पेयर टू गोल्ड। आज की तारीख में करेंगे तो लास्ट 20 साल के रिटर्न गोल्ड के भी उतने ही अच्छे हैं या ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो गोल्ड ने भी डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स नहीं दिए हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। तो आज की बात करें तो आई थिंक हमारा एक कॉमन फॉर्मूला है जो हर हर एक मार्केट साइकिल में चला है, जिसे हम कहते हैं 12-20-80। तो 12 महीने के पैसे अगर आप इमरजेंसी तौर पे सेफ जगह पे रख दें, और बाकी जो भी आपके पैसे हैं 80% इक्विटी में और 20% गोल्ड में, तो ये फॉर्मूला ने कभी आपको नाराज नहीं किया है, डिसअपॉइंट नहीं किया है। या अगर बुल मार्केट हो, अनसर्टनिटी वाला मार्केट हो, ये फॉर्मूला अच्छा चला है 12-20-80 का। सो आई थिंक अगर इन्वेस्टर्स इक्विटी और गोल्ड दोनों में डाले, वो एक बेटर एक बेटर उपाय होगा इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन। तो आई थिंक उस तरह से ही आपको करना चाहिए। आई थिंक इक्विटीज में अभी भी थोड़ी अनसर्टनिटी है। यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है अगर थिंग्स गो इन द राइट वे, जैसे यूएस इंडिया का ट्रेड डील हो गया, या कंजम्पशन नंबर्स अच्छे आए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़े से इंप्रूवमेंट आ सकती है। मगर गोल्ड के भी फैक्टर्स अभी भी उतने ही मजबूत है। तो आई थिंक अगर आप 80 और 20 के रेशियो में अगर गोल्ड और इक्विटी में डालें, तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट वे टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। सर, अगर गोल्ड और सिल्वर में अगर आपको एलोकेट करना होगा तो किसका वेटेज अभी आप ज़्यादा देंगे इस जंक्चर पर, जिस तरह की खबरें आ रही हैं? क्योंकि चांदी में कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट में हम हैं, लगातार 5वें साल डेफिसिट है। अगर सिर्फ और गोल्ड और सिल्वर में आपको बांटना होगा तो कितना वेटेज पोर्टफोलियो में गोल्ड को और कितना चांदी को देना चाहिए, चिराग? आई थिंक मैं कहूंगा कि पूरा पूरा आप गोल्ड में डालिए, या तो 90% गोल्ड में डालिए, 10% सिल्वर में डालिए। क्योंकि गोल्ड में फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, सिल्वर में नरेटिव बहुत स्ट्रांग है। जैसे कहते हैं कि सिल्वर में डेफिसिट है, डिमांड बढ़ रही है, जो भी नया चीजें हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ईवी हो गया या सोलार हो गया, उसमें बहुत सारे गोल्ड लगता है, सिल्वर लगता है रादर। तो अगर सिल्वर की डिमांड देखिए, लास्ट 3 साल की डिमांड देखिए, 3 साल की डिमांड ऑलमोस्ट फ्लैट है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज डिमांड में हमने आते हुए नहीं देखा है। जो भी फोरकास्ट देख रहे हैं हम सिल्वर के आते हुए, वहां पे प्राइमरी लेवल पे डेफिसिट इतना नहीं दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बड़े नंबर डाल दें वो फोरकास्ट में, तो आपको लगता है कि चांदी डेफिसिट में है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोना एक बेहतर चीज है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सोने में फैक्टर्स काफी ज्यादा है। जो डिमांड हम इंक्रीमेंटली आते देखें सेंट्रल बैंक्स या स्मार्ट इन्वेस्टर्स की अब तक आ रही है, रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी डिमांड नहीं है गोल्ड में अब तक। सो हमें लगता है कि डिमांड के स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस गोल्ड में ज्यादा है। जिस हिसाब से हमने ग्लोबल एलोकेशन चेंज होते हुए देख रहे हैं, रिजर्व मनी डॉलर से गोल्ड में जा रहा है, हमें लगता है ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड कंटिन्यू रहेगा। चांदी में इतनी स्ट्रॉन्ग हमें नहीं लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। और चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, 65% यूजेज चांदी का इंडस्ट्रियल होता है। सो फ्रॉम अ पोर्टफोलियो एलोकेशन परस्पेक्टिव, चांदी तभी अच्छा करेगा जब इंडस्ट्री अच्छा करेगी, और इंडस्ट्री तभी अच्छा करेगी जब इकोनॉमी अच्छा करेगी। वही एक्सपोजर आपको आपके इक्विटीज के थ्रू मिलता है। सो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की तरह भी देखें तो गोल्ड एक अच्छा डाइवर्सिफायर है। टेक एनी क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड क्राइसिस, जब भी इक्विटीज गिरे थे तभी चांदी उसके साथ गिरा था या वीक था, एज अपोज टू गोल्ड जो दूसरी तरफ चल रहा था। सो आई थिंक from a portfolio perspective, from a current fundamental perspective, I think gold एक अच्छा allocation है as compared to चांदी। और चांदी के आप डिमांड सप्लाई समझते हैं, अगर आपको if you can track एक कौन से टाइम पे बाहर निकलना है, आई थिंक तो चांदी में थोड़ा बहुत एलोकेशन कर सकते हैं, वरना आप गोल्ड के साथ ही आपके पोर्टफोलियो में अच्छी एलोकेशन बनेगी। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, चिराग जी, क्या आगे, अब ये 4 साल तो हमने ईटी नाउ स्वदेश ने पूरे कर लिए हैं, अगले 4 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड और सिल्वर में, तो कितना सीएजीआर रिटर्न की उम्मीद करे? क्या वाजिब होगा? क्या डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद अभी भी आगे भी यहां से करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में?
जी, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, मगर अभी भी जो फंडामेंटल फैक्टर्स हम गोल्ड के लिए देख रहे हैं अभी भी उतने ही स्ट्रांग है। हमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन जो हम देख रहे हैं गोल्ड में आता हुआ ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स वो कम होगा। डॉलर में अनसर्टनिटी काफी ज्यादा है। देयर कैन बी फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन, मगर आप 4 साल की बात करें तो आई थिंक यहाँ से रिटर्न्स में आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी उतने ही स्ट्रांग है गोल्ड में। सो आई थिंक बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर अगर आपको 4 साल की बेट लेनी है तो आई थिंक गोल्ड इज द प्रेफर्ड एसेट। चांदी में हमें नहीं लगता है कि फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है। लाइक इफ यू सी लास्ट पीक जब ये आया था चांदी में, अब तक उसके बाद उसको 6 साल लग गए थे वापस वो प्राइस आने के लिए। गोल्ड में वैसा नहीं था इन टर्म्स ऑफ द टाइम फ्रेम। और अगर चांदी की ऑल टाइम हाई कर देखें तो 1980s में हाई थी $50, आज भी हम $47 पे है। सो ओवरऑल इट हैज नॉट रीच्ड दैट पीक। और गोल्ड की जो 1980s की हाई थी $850 थी, और आज हम 3700-800 रादर देन $3900 पे कारोबार कर रहे हैं। सो ओवरऑल गोल्ड ने फ्रॉम अ रिटर्न पर्सपेक्टिव और आगे जाते भी फंडामेंटल्स या डिमांड देखें तो आई थिंक वी थिंक दैट देयर इज मोर स्ट्रॉन्गर केस फॉर गोल्ड एज अपोज टू सिल्वर। सो आई थिंक दोनों में से अगर रखना है तो गोल्ड की तरफ रखिए। और आई थिंक अगर 4 साल का व्यू है तो आई थिंक द ग्लोबल डायनामिक्स जो हम देख रहे हैं 4 साल में, आई थिंक आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए इन एलोकेशन टू गोल्ड। तो आपको 4 साल में आपको निराशा नहीं होगी, बेहतर रिटर्न की उम्मीद आप यहाँ से कर सकते हैं। शुक्रिया चिराग जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि सोने चांदी में यहाँ से किस तरह के फंडामेंटल्स के आउटलुक लग रहे हैं और किस तरह की चाल यहाँ से आगे दोनों ही मेटल्स में दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट में एग्री मार्केट का आउटलुक समझते हैं और साथ ही मॉनसून का। हमारे साथ दो मेहमान हैं, जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब भी है, और साथ ही IMD के DG M महापात्र साहब भी है, मृत्युंजय महापात्र साहब भी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। एक अहम दिन, हम 4 साल पूरा कर रहे हैं, हमारे लिए अहम मौका है और उस दिन आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा से आप हमारे दर्शकों को गाइड भी करते रहें, इसके लिए भी आपका हम शुक्रिया करना चाहेंगे। सबसे पहले मानसून से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस बार मानसून तो काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन सितंबर का जो मानसून था वो काफ़ी एरिया, काफ़ी राज्य, काफ़ी इलाके ऐसे थे जहां पे काफ़ी फसलों को डैमेज भी हुआ। खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ जिले ऐसे थे, पंजाब, हरियाणा में, वहां पर फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सर, अब अक्टूबर की बारी है, मॉनसून के बारे में कहा जा रहा है कि जो वापसी है वो थम सी गई है हफ्ते भर के लिए। अब क्या नया आउटलुक यहाँ से निकल कर आ रहा है मृत्युंजय जी? और जो मॉनसून की जो चाल आगे दिख रही है आपको, उत्तर पूर्वी मॉनसून की, वो कैसी दिख रही है आगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इस अवसर पर मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं कि आप 4 साल पूर्ति कर रहे हैं इस अवसर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने बताया कि ये मानसून इस बार बहुत अच्छा रहा है रेनफॉल के हिसाब से, और 108% रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया पूरी देश के लिए। और आप डिफरेंट रीजन्स का बात करें तो ये काफी रीजन पे नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, स्पेशली सितंबर महीने में जैसे आपने बताया साउथ पेनिनसुला इंडिया के कुछ हिस्से में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी बहुत अच्छा बारिश हुआ है, जिसके प्रभाव में नुकसान भी हुआ है खेती की स्तर पर, और ऑल्सो भी जो पहाड़ी इलाका में भी बहुत सारे नुकसान देखने को मिला है। अभी जब भी कोई एक वो नॉर्मल रेनफॉल ईयर होता है तब इसके साथ साथ एक्सेस रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स, मॉडस्लाइड्स में दिखाई देता है। तो इसके लिए हम आजकल इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग जारी कर रहे हैं हर दिन अगले 7 दिन के लिए। और जैसे आप अभी अक्टूबर की बात की है कि अक्टूबर दिसंबर सीजन की बात की नॉर्थ ईस्ट मानसून पे, हमारा ये पूर्वानुमान है कि रेनफॉल सामान्य से ज्यादा रहेगा अक्टूबर महीना में, और अक्टूबर दिसंबर ये सीजन के लिए भी, और लगभग सभी जगह पर मैंने अधिकांश जगह पर सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। सितंबर महीना में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, अक्टूबर महीना में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अच्छा बारिश होगा जहां बारिश अच्छा नहीं हुआ था सीजन में।
और अक्टूबर दिसंबर देखें तो फिर जो सीजनल रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है वो थोड़ा कम होने का संभावना है। यानी अदरवाइज जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो एरिया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, साउदर्न पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, इस इलाके में रेनफॉल नॉर्मल से एबो नॉर्मल रहने का हम पूर्वानुमान किए हैं अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में। और जैसे अगले एक हफ्ते की बात हो तो इसमें अभी एक डिप्रेशन ओडिशा और एडजन छत्तीसगढ़ पर केंद्रीभूत है, वो धीरे-धीरे उत्तर की दिशा में गति कर रहे हैं और इसके प्रभाव में पास्ट 2 to 3 डेज में अच्छा बारिश भी हुआ है, स्पेशली ओडिशा, छत्तीसगढ़ वगैरह में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल टू हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी इसका इम्पैक्ट कंप्लीट ईस्टर्न इंडिया में है, ईस्ट यूपी से शुरू करके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम दिखाई दे रहा है। आज से शुरू करके 5 तारीख तक बारिश रहेगा, स्पेशली ईस्ट यूपी, झारखंड, बिहार, साउथर्न वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। एंड स्पेशली मैं बिहार की बात करूं और नॉर्थ ईस्ट यूपी की बात करूं, वहां एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और वहां जो बाढ़ की इलाका है, जैसे कोसी रिवर वगैरह नेपाल से आ रहे हैं, वहां जल के स्तर बढ़ने का संभावना है, क्योंकि नेपाल में भी, ईस्टर्न नेपाल में भी बारिश पड़ेगा इसके प्रभाव में। ये अभी वीक होकर वेलमार लो प्रेशर एरिया होने का संभावना है, और जब वेलमार लो प्रेशर एरिया हो जाते हैं तो ज्यादा एरिया में बारिश होता है, इसके लिए नेपाल तक यहाँ बारिश हो सकता है और इसके प्रभाव ईस्ट यूपी बिहार में पड़ने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से ये जो डिप्रेशन फॉर्मेशन हुआ और एक साइक्लोन अभी अरेबियन सी में डेवलपमेंट हुआ है आज, ये दोनों के प्रभाव में अगले 5-7 दिन तक मानसून विड्रॉयल का संभावना नहीं है। मानसून जी जी 7 तारीख के बाद आप बोल सकते हैं, बहुत 7 तारीख या 9 तारीख के बाद मानसून विड्रॉयल फिर शुरू होगा और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो बाकी हिस्सा है और इसके साथ सेंट्रल इंडिया के हिस्सा से और कुछ ईस्टर्न इंडिया में नेक्स्ट वीक में यानी 9 तारीख से इसका शुरू होने का संभावना है। शुक्रिया सर, आपने पूरी बात बता दी कि मानसून की चाल यहाँ से किस तरह की रह सकती है और आगे को लेकर क्या अनुमान है। लेकिन चिंता यही है कि इस बार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, यहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली फसलों को और भी ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया इस दिन, एक अहम दिन, और हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या कुछ हो सकता है। चलिए अब सिराज हुसैन सर के पास चलते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और माफ़ी भी चाहूँगा आपके पास आने में देरी हो गई इसके लिए, लेकिन आपने पेशेंटली वेट किया। और सर सबसे पहले मैं मानसून से ही शुरुआत करता हूं। जैसा डीजी सर कह रहे थे कि इस बार अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भी ज़्यादा बारिश हो सकती है, क्या लग रहा है इससे फसलों को डैमेज हो सकता है क्या? क्योंकि खरीफ के हार्वेस्टिंग का टाइम है, अगर इस तरह अगर ज़्यादा बारिश हुई तो आपको क्या लग रहा है, क्या असर होगा सर? पहले तो मुबारकबाद कबूल फरमाइए, आपका चैनल के ये 3 साल मुकम्मल हुए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपके जो बाकी चैनल्स हैं उनको आपसे सीखना चाहिए कि आप कैसे चीजों को फेयर तरीके से करते हैं, बाकी चैनल इतनी नफरत फैलाते हैं। थैंक यू बहरहाल सर। देखिए, ऐसा है कि अगर अब से लेके दिसंबर तक बारिश हल्की फुल्की होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो कोई नुकसान की उम्मीद हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बारिश अक्टूबर के ही महीने में हो जाती है, जब फसल कट के फील्ड में पड़ी हुई है, जैसा कि 3 साल पहले सोयाबीन के साथ हुआ था महाराष्ट्र में, तो फिर किसानों का नुकसान होता है, क्योंकि फसल काटने के बाद वो कुछ दिन उनको रखना ही पड़ता है मजबूरी के तहत, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की स्पेस नहीं होती है। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश से कुछ बहुत ज्यादा नुकसान की उम्मीद नहीं है। नुकसान की उम्मीद नहीं है। सर अब बात कर लेते हैं, एक एक करके क्रॉप की भी बात करते हैं। सबसे पहले दलहन की बात करते हैं। सर दलहन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में देखिए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है, वहाँ के क्रॉप बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि लगातार दाम यहाँ पर भी घटते जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ सुधार की उम्मीद सर आपको लग रही है क्या? देखिए, इसमें मैंने लिखा भी है, बार बार बोला भी है कि हमारा बहुत बड़ा एरिया अब मक्के में ऑक्यूपाइड है, क्योंकि मक्के के किसानों को अच्छा प्राइस मिला है। वो इथेनॉल को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। उसके नतीजे में आप देखिए कि सोयाबीन का एरिया इस साल तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर घट गया।
तो अगर हम पिछले 10 साल के एमएसपी देखें, मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त सामने 10 साल के एमएसपी का डेटा है, तो सिर्फ मसूर एक ऐसी क्रॉप है रबी में जिसमें 117% का इजाफा हुआ है एमएसपी में। हम समझते हैं कि ये अच्छा फैसला है, लेकिन आप देखिए कि चने में सिर्फ 78% का इजाफा हुआ है, और अगर हम खरीफ की फसलें भी लें तो भी उड़द में सिर्फ 70% का इजाफा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हमें पल्सेस को अगर इंप्रूव करना है जिससे कि लोगों का प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ सके, तो हमें पल्सेस को सपोर्ट करना चाहिए, और उसके लिए एमएसपी एक तरीका है, प्रोक्योरमेंट दूसरा तरीका है, और ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को इस लेवल पर रखना कि जो इंपोर्टेड कमोडिटीज है वो बहुत सस्ती ना आए, जैसा कि इस वक्त येलो पी आ रही है इंडिया में, उसकी वजह से दाम सारी पल्सेस के गिरे हुए हैं। तो ये कई चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इन सब पर एक साथ कोई फैसला गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को भाव भी नहीं देंगे, और एमएसपी को में कुछ बढ़ोतरी भी होती है, वो भी उतना फेयर नहीं है जितना होना चाहिए, और दूसरा कितने सारे किसान हैं जो इस एमएसपी पे बेच पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर, रबी फसलों की जो एमएसपी बढ़ी है, दलहन पर तो आपने बातचीत की, लेकिन आपको क्या लग रहा है, गेहूं, सरसों, ये जो एमएसपी इस बार की बढ़ोतरी हुई है, वो फेयर आपको लग रहा है, ठीक है? हाँ, देखिए फेयर है। देखिए, अगर हम आमतौर पे गवर्नमेंट्स गेहूं और धान में एक पैरिटी रखने की कोशिश करती हैं, तो अगर हम वो डेटा देखें तो धान में इस साल एमएसपी पिछले साल के निस्बतन 3% बढ़ा था, और गेहूं में 6.6% बढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये फैसला अच्छा फैसला है, क्योंकि कई सालों से वीट का जो प्रोक्योरमेंट है वो गिरा हुआ था, वीट के प्राइसेस बढ़ रहे थे, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो रहा था, राइस के मुकाबले में वीट का स्टॉक भी गवर्नमेंट के पास कम है। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन चने में मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट देगी। 3.9% का एमएसपी बढ़ा है चने में, 4% का एमएसपी बढ़ा है, तो इसमें हम सोच रहे थे कि कुछ ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। और हम उम्मीद कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था कि इस साल जो किसान रजिस्टर करेंगे नेफेड के साथ, उन सभी का दलहन का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगी। अगर ये फैसला इंप्लीमेंट होता है तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर है, लेकिन सर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी उनसे काफ़ी दूर है, एमएसपी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, जागरूक भी नहीं है, बिचौलिए इसमें ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। चलिए खैर, वो तो लंबा डिस्कशन का मुद्दा है। सरसों की बात कर लेते हैं सर। सरसों की कीमतों में तो हालांकि सुधार दिख रहा है, बाकी तेलों के मुकाबले सोयाबीन जैसे हालात तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन सरसों की कीमतों को लेकर आउटलुक क्या है, मार्केट के कंडीशन आपको अब कैसे दिख रहे हैं सर रबी सीजन में जब हम जाएंगे? क्योंकि इस बार की स्थिति अच्छी है, मानसून बेहतर हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सटेंडेड रेनफॉल भी है। देखिए, सरसों में भी कई एरियाज में जो यील्ड है सरसों की वो बड़ी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ने इसमें मस्टर्ड विलेजेस बनाए हैं, और कई प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छे हाइब्रिड्स लाई हैं। मिसाल के तौर पे कॉर्टेवा ने बहुत अच्छे हाइब्रिड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन हमने देखा पिछले 2 साल में मस्टर्ड का एमएसपी भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाया, और अब उसके बहुत सारे कारण है, उसमें इतने कम वक्त में नहीं जाया जा सकता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब हम 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और तो हमें अपने मस्टर्ड के फार्मर्स को एमएसपी तो कम से कम जरूर दिलवा ही देना चाहिए। बात कहा सर आपने। सर एक सवाल व्हीट पे और लूंगा, क्योंकि इस बार भी कहा जा रहा है कि इस बार अच्छे बम्पर क्रॉप की उम्मीद गेहूं की अभी से, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन कीमतें काफ़ी स्थिर में है। सरकार की पॉलिसी भी ऐसी रही है, स्टॉक लिमिट हो या फिर बम्पर क्रॉप भी। पिछले सीजन का क्रॉप काफ़ी अच्छा रहा था 2 सीजन में यील्ड के नुकसान के बाद। क्या आपको लग रहा है आगे कीमतें स्थिर ही रहने वाली हैं गेहूं की? देखिए, गेहूं की भी एक अजीबोगरीब स्टोरी है। गवर्नमेंट का डेटा कहता है 115 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, लेकिन बार बार स्टॉक लिमिट घटाई जा रही है, और जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है वो समझ नहीं पा रही है कि कितना गेहूं उसको अपने पास स्टोर करके रखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास सचमुच 115 मिलियन टन का प्रोडक्शन है और कंजम्पशन तकरीबन
100 से लेके 103 मिलियन टन का है, तो फिर हमारे पास ये प्रेशर नहीं होना चाहिए स्टॉक लिमिट का। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा-सा सिचुएशन ईज़ करनी चाहिए, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी स्टोर कर सके। और वो ये भी कहता है प्राइवेट सेक्टर कि जब इस पिछले साल व्हीट प्रोक्योरमेंट का वक़्त आया था, तो कई स्टेट्स में इस तरह की खबरें थीं कि प्राइवेट कंपनीज़ को प्रोक्योरमेंट से डिस्करेज किया गया, उनको रेलवे की रेक नहीं मिल पा रही थी। ये सब बातें फ्लावर मिलिंग इंडस्ट्री की तरफ से बताई गई हैं। सही बात है। हालांकि भाव अगर भले ही स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से एक्टिव है, लग नहीं रहा है कि जिस तरह के उत्पादन के नंबर वो दिखा रही थी उसने ज़्यादा उत्पादन होंगे। नहीं तो इस तरह की लिमिट लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी नोट पे वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स आपने हमारे दर्शकों के लिए रखे, उन्हें पूरा आउटलुक भी समझाया कि स्थिति क्या है और क्या कुछ करने की ज़रूरत भी है, वो भी आपने एक इंडिकेट दे दिए सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, मुबारकबाद एक बार फिर कबूल फरमाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, आप हेल्दी रहे और इसी तरह हमारे दर्शकों को गाइड करते रहे, जागरूक करते रहे सर। चलिए, शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।